नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और रोज बरोज कुछ खास मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं और खासतौर से जिस तरीके से सियासी पारा चढ़ा हुआ है झारखंड के अंदर, खासतौर से हमारी नजरें वहां लगी हुई हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के एजेंडे पर। चुनाव प्रचार में रांची पहुंचे पीएम मोदी का जेएमएम पर तीखा हमला, कहा नहीं लूटने देंगे कोयला, झारखंड से खत्म हुआ बाप बेटे की दुनिया। सोनिया गांधी का मोदी परिवार, पूछा 100 दिनों में क्यों नहीं ला पाए काला धन। चलिए, तो आज का दिन सुपर शनिवार रहा, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम पैनलिस्ट आपको रूबरू कराएं और आज के शनिवार को डिस्कस करें किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। उससे पहले जरा एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है और रिपोर्ट इस बात को लेकर के तैयार हमने की हुई है कि आखिर में जो 14 साल गुजरे हैं, सभी पार्टियां ये कह रही हैं कि झारखंड के अंदर विकास नहीं हुआ है, झारखंड बदहाल है, परेशान है। आखिर में इस बदहाली के लिए जिम्मेदार है कौन? आइए जरा इस खास रिपोर्ट के जरिए जरा इस पर नजर डालते हैं। चलिए इस आपको वो खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तमाम पैनलिस्ट आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ आनंद कुमार साहू जी जुड़ चुके हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और साथ ही साथ अश्विनी कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले उपेंद्र जी आपके पास आएंगे। आज जिस तरीके से रैलियों का रैला देखने को मिला, चाहे हेमंत सोरेन हो, नरेंद्र मोदी हो, सोनिया गांधी हो, तमाम तरीके से अपने अपने पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब 2 तारीख को वोट पड़ने हैं। दूसरे चरण के चुनाव के बाद क्या स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं? क्या कुछ स्थिति साफ होगी या अभी भी आपको संशय की स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता है तब तक स्थिति अस्पष्ट ही रहेगी, क्योंकि वहाँ कोई दो तरफा मुकाबला है नहीं, बहुकोणीय मुकाबला है। और बहुकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ बातें हैं, तो कुछ बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में भी है और कुछ बातें कांग्रेस के भी पक्ष में आ जाती हैं। तो इसके कारण है कि साफ एक तो जो रेखा है, संघर्ष रेखा है, वो स्पष्ट नहीं है बहुत कि किसके किसके बीच में संघर्ष हो रहा है। अलग अलग जगह पर अलग कंस्टिट्यूंसी में अलग अलग हो रहा है। तो इसलिए और एक ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के कारण भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा होना चाहिए था, लेकिन टिकट वितरण में जो गड़बड़ियां हुई है उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है और हमें लगता है बहुत भारी हो सकता है। दूसरा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 81 सीटों पर लड़ रही है, ये इसके पक्ष में जा रहा है। उसके कारण समाज के ज्यादा से ज्यादा वर्गों को एकोमोडेट करने का उसको मौका मिल गया झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में होता, कांग्रेस आरजेडी जेडीयू के गठबंधन में, तब भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान हो जाती। आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा, जब महागठबंधन हो जाता, 4 पार्टियों का बीजेपी हो जाता तो गठबंधन को बाहरना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि चुनाव का जो होता है राजनीति होती का अर्थमेटिक ही नहीं, उसका केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके साथ कौन जोड़ने पर कौन आपसे जुड़ेगा और कौन आपसे भागेगा, वो भी देखना पड़ेगा। तो अगर ये इकट्ठा हो जाता तो फिर वहाँ मुकाबला सीधा हो जाता, गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होता और कांग्रेस विरोधी सेंटिमेंट्स है उसका फायदा मिलता है नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को। तो उसका जो कांग्रेस का के साथ से जो नुकसान होता है झारखंड मोर्चा को और उसका फायदा होता है, फिर तब आप कह सकते थे कि स्थिति कुछ स्पष्ट हो रही है। लेकिन अभी क्योंकि चौतरफा मामला है, कांग्रेस विरोधी सेंटिमेंट्स लोगों में, उसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार इतनी भारी संख्या में उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण में भारी गड़बड़ियां कर दी है। चलिए, अब लेकिन अभी तस्वीर आपको साफ होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। चलिए पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज हम रैली सुन रहे थे, तमाम आरोप प्रत्यारोप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रांची में जो रैली थी उसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया, रांची और जमशेदपुर दोनों जगह। कहा 13 से 18 साल की उम्र बहुत महत्वपूर्ण है और इस दौरान स्पेशल केयर करने की जरूरत है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो बाकी के साल होते हैं उसमें क्या बिल्कुल केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है? 14 साल में से 10 साल, क्या 10 साल तक के बच्चे को किसी तरह की कोई केयर की आवश्यकता नहीं होती? क्या कहना चाह रहे थे मोदी जी? और ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर में 10 साल राज करने के बाद फिर 5 साल क्यों दे लोग? देखिए, बात तो आपकी सही है, फैक्चुअली तो आप सही कह रहे हैं कि 10 साल की उम्र तक
जिसने लालन पालन किया, आज उसी पार्टी का नेता अगर ये कहे कि साहब 14 से 18 के लिए बड़ी महत्वपूर्ण उम्र होती है और एक बच्चे को माँ कैसे पालती है, और फिर उसका वो पूरा उसको कनेक्ट कर रहे हैं झारखंड से। लेकिन एक चीज को समझें कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव में हम मान लें कि हरियाणा और महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार नहीं थी, तो वहां तो ये जादू चल सकता था और ये बातें तर्कसंगत लग सकती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिटोरिक्स और हिंदी में कहते हैं लफ्फाजी, इस वक्त वो शब्दों के माया जाल में तमाम बड़ी लफ्फाजी करके उन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्तमान में सरकार जो 14 महीने से है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, जिसमें जेएमएम भी शामिल थी, वो ये प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम लोग ही सरकार चला रहे थे और इसकी वजह से इसका ये हाल हो गया है। लिहाजा वो कभी बाप बेटे पे अटैक करते हैं, कभी कहते हैं आपने मुझे इतना प्यार दिया कि जो दिल्ली में लोग थे वो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आ पाए। लेकिन इस पूरी चीज में बड़ी सावधानी के साथ और बड़ी चतुराई से नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के 10 साल के राज्य को एक तरीके से लोगों के सामने ऐसा रखते हैं कि वो था ही नहीं जैसे, और आया राम और गया राम की जो पॉलिटिक्स हुई है और वर्तमान में जो 14 महीने की सरकार है। लेकिन इस सबके बीच में जो नरेंद्र मोदी जो हमला कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि नरेंद्र मोदी को किस पार्टी से बड़ा खतरा है या कौन सी पार्टी उनसे कंपटीशन में है। वो बाप बेटे का नाम लेकर के जब बात करते हैं तो जेएमएम पे हमला करते हैं। यहां कांग्रेस पार्टी पे उतना हमला नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि वो खुद इन 14 महीनों में सरकार में रही है और उस सरकार से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। वो हमला करती है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के ऊपर में। तो मैं समझता हूं कि हर आदमी अपने कार्ड को बड़ा केयरफुली खेल रहा है और उसमें उसकी कोशिश है कि जो बड़ा मुकाबले में है उस पे ज्यादा हमला किया जाए। नरेंद्र मोदी पे हमला, काला धन नहीं लाए और आप झूठ बोलते हैं, ये सोनिया गांधी आप महाराष्ट्र के चुनाव में भी कह रही थी, हरियाणा के चुनाव में कह रही थी, लेकिन काला धन का मामला इस समय कहीं झारखंड के चुनाव से लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन 14 महीनों में आरजेडी भी साथ है, जेडीयू भी साथ थी, कांग्रेस भी साथ थी, उनको यह मौका मिल गया है कि वो दुनिया देश वहां लोगों को बता रहे हैं, सूबे को, कि ये तमाम लोगों ने मिलकर लूटा है। दिल्ली में भी लूटा था, क्या हाल हुआ, फिर उन्होंने रॉयल्टी की बात आपकी, तो वो एक तरीके से सब्ज बाग भी दिखा रहे हैं और बड़ी चतुराई से उस 9 साल के 10 साल के जो शासन झारखंड में था उसके ऊपर एक बड़ी चादर डाल दे रहे हैं। वो चादर डाल रहे हैं। ये चादर क्या वाकई में इतनी मोटी है कि लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? साहू साहब, आप कहा यह जा रहा है कि जब आप अपील कर रहे हैं लोगों से और 13 से 18 साल की उम्र का जिक्र कर रहे हैं, लोग तो ये भी कहेंगे कि भाई 10 साल तक हमें अनाथ क्यों छोड़ा, 10 साल तक आपने हमारी परवरिश ठीक से क्यों नहीं की, क्यों ऐसी स्थिति में लाया कि 13 से 18 के बीच में विशेष ध्यान देना पड़े। बचपन से ही अगर ठीक से व्यायाम कराया होता, ठीक से संस्कार दिए होते, जो भाषा आज प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो इन 10 सालों का हिसाब क्यों नहीं? देखिए, इसमें 3-4 बिंदुओं को मैं विशेष रूप से विपुल जी कहना चाहूंगा कि झारखंड में कांग्रेस का वजूद एक तो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, क्योंकि राजनीतिक जो है रूप से वहां कांग्रेस को कोई लीडरशिप नहीं है जी। जिस सुबोधकांत सहाय जो वहां के लीडर हैं, एक मंत्री रह चुके हैं, उनको जब कैबिनेट से निकाला गया और आज भी उनके खिलाफ कई आरोप लगे हुए हैं, उनके खिलाफ में कोर्ट में ट्रायल चल रहा है जी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि सुबोधकांत सहाय जी के जैसा और जितने भी लीडर वहां आने का कोशिश किए या काम मुझे सवाल कहाँ है सर? मैं एक नहीं, बस इतना बताइए, इन 10 सालों भारतीय जनता पार्टी का भी बता रहा हूं मैं। और दूसरा जेएमएम का, जेएमएम के पास कोई विजन नहीं है, एक भी काम ऐसा नहीं है जो वो गिना सकते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, विपुल जी देखिए, मेरी बात को पूर्ण होने दीजिए। मैं बड़े धैर्य के साथ सुन रहा था किस तरह से आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अगर शुरुआती जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ, बाबूलाल मरांडी जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद का जो दौर है उसमें मिलीजुली सरकार रही है। और जब मिलीजुली सरकार रही तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने
उस समय उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाया जैसे अन्य राज्यों में कार्य किया है। लेकिन आज हमारे पास एक लीडर है, एक नेतृत्व है और एक विश्वास है। लीडर, आपका जो लीडर है वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा, लीडर तो देश को देख रहा है। जी जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा दावे के साथ, आप जेएमएम को भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जेएमएम का इतिहास रहा है, जब जब उनको मौका मिला है वो बिकने के लिए तैयार है। अगर आप देखेंगे उनका इतिहास को, आज थोड़े समय को अगर तो बोली लगाने वालों में तो आप ही थे सर, बोली लगाने वालों में तो आप ही थे, वो बिक रहे थे, आप खरीद रहे थे। कांग्रेस को ये तय करके कि केंद्र में हम आपको समर्थन देंगे, राज्य में आप हमको समर्थन दीजिए, किसी ने तरह से वो बिके हुई सरकार है। अब वो कुछ कार्य किए नहीं किए उसको, तो ये तो आप मानेंगे ना कि आप खरीद रहे थे, कहना चाहूंगा आप खरीद रहे थे, वो बिक रहे थे, तो मानते हैं आप खरीद रहे थे, खरीद करके सरकार चलाई वहां पर। मेरा ये कहना है कि वो उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए उनसे समर्थन लिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें भी शासन में आने दिया जाए और हम उस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमने शासन को कुर्बान कर दिया। और ये कांग्रेस के साथ मिलके, क्योंकि उनको शासन किसी भी सूरत में चाहिए था, चाहे भ्रष्टाचारियों हो, चाहे वो गुंडागर्दी हो, चाहे वो कुछ लूटपाट हो, माफिया हो। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। अश्विनी जी से भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, आपका जवाब भी लेंगे और पुष्पेंद्र जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी और आज भी केवल और केवल लोगों को ये महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऑप्शन है और स्टेबल गवर्नमेंट। चलिए उस ऑप्शन पर भी चर्चा करेंगे, अभी बहुत सवाल है। अश्विनी जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं वही का रहने वाला हूं। वहां एक छोटा सा ब्रेक ले लें, क्योंकि लोगों को बेरोजगार है, बहुत सारे नक्सलिज्म राजनीतिक तकरीर कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठने लाजमी है उनकी पार्टी पर और पार्टी के लोगों पर भी। लंबे समय तक अगर आप झारखंड का इतिहास देखिए तो लंबे समय तक, सबसे लंबे अरसे तक झारखंड में जिस पार्टी ने राज किया है वो बीजेपी है। संगठन की सरकारें रही, गठबंधन की सरकारें रही, दूसरे दलों को समर्थन रहा या समर्थन दिया, ऐसी स्थितियां रही, लेकिन सबसे लंबे समय तक उनकी सरकार रही। और जिस एक चेहरे की बात करते हैं, वो चेहरा देश चला रहा है, वो चेहरा राज्य को चलाने नहीं जा रहा है। साहू साहब अगर ये कहते हैं, अगर भाजपा की हम बात करें, बीजेपी के इतिहास की बात करें, जी एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे बोला जा रहा है। अश्विनी जी आपकी पूरी प्रतिक्रिया हम सुनेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे जिस तरीके से अब निजी हमले भी होने शुरू हो रहे हैं, क्या कुछ उसके मायने निकाले जाएं, कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और चर्चा जारी रखते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के पहले हम बातचीत कर रहे थे आखिर में जिस तरीके से सुपर शनिवार रहा, वार प्रतिवार देखने को मिले और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया 13 से 18 साल की उम्र काफी महत्वपूर्ण होती है। सवाल ये था ब्रेक के पहले कि आखिर में शुरुआती जो 10 साल रहे उनके शासन के दौरान उन 10 साल में क्या कुछ किया गया, बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर हम बातचीत करें। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अस्सी महेश्वरी जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के। हमारे साथ आनंद कुमार साहू जी लगातार बने हुए हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। मुकेश केजरीवाल जी भी हमारे साथ, बाद में हम बातचीत उनसे करेंगे। लेकिन पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, उपेंद्र प्रसाद जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और अश्विनी कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अश्विनी जी आपकी बात को काटते हुए बीच में ब्रेक लिया गया था, आप अपनी बात पहले कंप्लीट करें। क्या कुछ सवाल आप करना चाह रहे थे, उसका पुष्पेंद्र जी भी कुछ सवाल करना चाह रहे थे साहू जी से। देखिए, जब झारखंड की हम बात करते हैं, जब ये राज्य अस्तित्व में आया तो इससे पहले एक लंबा चौड़ा संघर्ष का इतिहास रहा है। झारखंड बनने से पहले कहा जाता था, जब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, कि सबसे ज्यादा रॉयल्टी, सबसे ज्यादा जो सरकारी खजाना है उसमें झारखंड की तरफ से जाता है, सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज झारखंड के पास है और राज्य की उपेक्षा होती है। इसी नारे के साथ झारखंड अस्तित्व में आया। लोगों में बहुत उम्मीद थी कि साहब बदलाव होगा, बहुत कुछ नया होगा। लेकिन झारखंड पिछले 14 साल के अपने का उसका जो पीरियड रहा है, उसमें अगर हम देखें तो 5 मुख्यमंत्री झारखंड में बने हैं।
कायदे से 3 बनने चाहिए थे अगर 5 साल के टेन्योर के हिसाब से देखें सरकार की। किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल को विपुल आप ऐसा नहीं कह सकते वो किसी पार्टी का हो कि जो संतोषप्रद रहा हो, जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा हो। साहू साहब ने बड़ी बड़ी तकरीरें की कि साहब गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी परेशानियां होती हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में भी अगर बीजेपी चाहती हाल में सरकार बना सकती थी लेकिन नहीं बनाई। जब आप गठबंधन की सरकार बनाते हैं आप ये सोचते हैं आपका मकसद क्या है? बड़ी आदर्शवादी बातें कर रहे थे, इसलिए मैं इनसे ये जानना चाहता हूं इनकी सरकारों के पीछे मकसद क्या था? सत्ता सरकार या राज की बेहतरी? अगर सत्ता सरकार था तो जो हुआ वो ठीक है, लेकिन अगर राज्य की बेहतरी थी तो जब राज्य खड्डे में जा रहा था, राज्य में विकास बाधित हो रहा था, राज्य तरक्की नहीं कर पा रहा था, तब वो सरकारें क्यों चलती रही? 10 साल का अरसा जो होता है, हालांकि वो कई हिस्सों में चली हैं सरकारें, क्यों चलने दी इन्होंने? अगर जवाब दी साहू जी। देखिए, सबसे पहले तो अश्विनी जी जो सवाल उठा रहे हैं वो अपने आप में वो खुद ही एक सवाल बना रहे हैं, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि भाई आपने सरकार क्यों चलाई? हमने अगर वो सरकार ठीक से नहीं चल रही थी, राज्य का विकास नहीं हो रहा था, तो सरकार क्यों चलाई? गठबंधन में कई मजबूरियां होती है। जब आपको आप बार बार चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं और तब जनता के पास एक ऑप्शन रहता है कि भाई चुन के हमने भेजा है, वो किसी प्रकार से और थोड़े समय कार्य करके उसके बाद फिर चुनाव में गए। इसी के कारण बार बार वहां चुनाव जो अस्थिरता जो है वो बनी रही। और सबसे बड़ा रीजन है कि एक लीडरशिप, मुझे कहीं ना कहीं कहने में कोई कतई कोताही नहीं है कि हमने कोई कार्य ऐसा जो बड़े लेवल में, जिस तरह से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जैसा काम हुआ ऐसा हमारी नेतृत्व नहीं कर पाई, ये मैं मानता हूं, क्योंकि वहां पर माहौल ऐसा बना नहीं पाया सरकार ने। चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी के बाद का जो दौर रहा, वो अस्थिरता, यानी कोई बड़ी कार्य योजना, बड़ी सफलता सरकार को नहीं मिली। जैसे कि पलायन रोकने का अभियान चला, मैं मानता हूँ, देखिए मैं मानता हूँ, मैं वजह ये रहता है कोई भी हर 6 महीना में चुनाव नहीं चाहता, और मजबूरी ये होती है कि वहाँ कोशिश किया जाता है कि सरकार अच्छा काम करे। लेकिन कई बार आपको और एक बात बताता हूँ, एक इसीलिए आज तेलंगाना जो है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, संघर्ष कर रहा है कैडर डिवीजन के लिए। जितने भी, 1 मिनट, बहुत गंभीर विषय बता रहा हूँ, नहीं भटकने जाओ, 1 मिनट सुन लीजिए। आप अश्विनी जी, बहुत बड़ा बात बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो शायद आप जो है ना कहेंगे कि ज्ञानवर्धन हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। वास्तव में क्या हुआ, जब कैडर डिवीजन हुआ तो झारखंड के जो मूल निवासी हैं, वहां के जितने अधिकारी पदाधिकारी यानी ब्यूरोक्रेट्स को दूसरे जगह कर दिया गया, और बिहार के जो मूल लोग हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, मैं ये बोलने में मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विषय है। मुझे लगता है आपका जो डिबेट है वो मुद्दे से चले पुष्पेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, पुष्पेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट, जो लोग झारखंड का निर्माण होने नहीं देना चाहते, वैसे ही विघटनकारी लोग वो वहां शासन में आ गए और वहां विकास को बाधित। मेरा फाइल एक नर्सिंग कॉलेज के लिए मैंने अप्लाई किया मेरी सरकार में, मेरे फाइल को 2 साल तक लटकाया गया, मुझे कोर्ट तक जाना पड़ा। आप सोचिए अधिकारी कौन थे? सब बिहार के, और वो झारखंड के खून चूसना चाहते हैं वो लोग। वो कतई बिहार के जो मूलवासी हैं, झारखंड में जो अधिकारी रहते हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं। और राजनीतिक रूप से भी, सुन लीजिए, एक बड़ा सवाल उठा रहा हूँ, राजनीतिक रूप से भी आज जो राजनीति कर रहे हैं वहाँ मूल रूप से ज्यादातर बिहार के रहने वाले, वहाँ झारखंड के। चलिए बहुत समय दिया गया बीजेपी को, बीजेपी के लिए बहुत समय हो गया। कांग्रेस डरता नहीं, चलिए अब जरा आप जो सवाल कर रहे हैं वो बहुत बड़ा ठीक है। साहू साहब आपने अपनी बात रखी, साहू साहब अपनी बात रखी। विपुल जी, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और मुझे वो पीड़ा मालूम है। जो आदमी झारखंड का है उसके साथ जी आपको पर्याप्त मौका दिया गया अपनी बात रखने का, आपने अपनी बात रखी। अब जरा 5 साल पहले गए, वो एमपी बन गए, साहू जी 1 रुपया का काम। साहू जी अगला सवाल माहेश्वरी जी से क्या करेंगे? साहू जी बस साहू जी अब आपने अपना पूरी बात अपनी रख ली। जरा माहेश्वरी जी कोई बोलिए, कांग्रेस का 10 साल आपने कोई भी पार्टी में हो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। माहेश्वरी जी से पूछते हैं, जब गठबंधन की बात होती है, जब अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र होता है, तब कहा था कार्य कुशलता थी, इतने सारे लोगों को चला लिया। एक गठबंधन आप झारखंड में चलाते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो मिलीजुली सरकार थी, इसके पास। चलिए माहेश्वरी जी, हो जाता है बिहार का विकास। माहेश्वरी जी आपसे जानना चाहेंगे
क्या स्थिति और कांग्रेस की अनस्टेबल वहां पर चाहते रहने हैं वाली है? वहाँ। उसका आप नतीजा सरकार ये है में, गठबंधन साहू जी मुझे मेरा लगता सवाल है। महेश्वरी जी से प्लीज, महेश्वरी जी आपसे सवाल मेरा ये है, क्या स्थिति इस समय कांग्रेस की वहां पर दिखाई दे रही है? एक राष्ट्रीय पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, अब 3-3 दलों के, क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर वहां पर चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ रहने वाला है? सोनिया गांधी वहां आ रही हैं, राहुल गांधी वहां आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कांग्रेस फाइट में है ही नहीं। क्या ऐसी नाकामी हो गई आपसे? आप सरकार में भी है, सरकार की कमियां भी नहीं गिना पा रहे हैं, क्योंकि आप उस सरकार में अभी भी बने हुए हैं। अरे कैसे इनका जो है गुब्बारा फूटा भी पार्लियामेंट में आपने नहीं देखा? जो ये झूठ के भरोसे क्या क्या झारखंड बताइए सर, झारखंड बताइए। परिवार को दे देंगे। मैं इसलिए अच्छा हूँ कि दूसरा बहुत बुरा है, ये तो कोई मतलब देखिए नहीं बिल्कुल बनता। कांग्रेस जो है ना स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, नहीं। इसलिए शायद माहेश्वरी जी कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस बात का। जी नहीं ऐसा नहीं है। झारखंड में आपकी स्थिति है क्या? आप बताइए, क्या रणनीति आपकी है? क्यों लोग, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जेएमएम वर्सेस बीजेपी की बात कर रहे हैं, इस खासतौर से कांग्रेस को लेकर लोग बहुत सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस वजह से जेएमएम अलग हो गई, अपने आप को अलग करने की कोशिश की, ताकि ऐसा ना हो कांग्रेस के ऊपर जो दाग धब्बे हैं वो उसके ऊपर भी लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपसे अलग हो गई, तमाम जगहों पे लोग आपसे अब दूर होते जा रहे हैं। नहीं, ये आपको गलत मुगालता है। हम अपना चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं जी। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम किसी के कंधे पे, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप क्यों फिर आरजेडी, जेडीयू सबके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं? बिहार में 10 में से 2 सीटें देखिए दी बिल्कुल हैं। जो बीजेपी का आप कह रहे हैं, जो गुब्बारा है वो फूट चुका है। गुब्बारा पता चल गया है असलियत क्या है। गुब्बारा कहा जाता, गुब्बारा फूट गया फिर हरियाणा जीत गए, कहा गया गुब्बारा फूट गया फिर महाराष्ट्र जीत गए। जो भीड़ जुटती है वो मोदी जी को देखने की जुटती है, वो वोटर नहीं है। तो फिर लोकसभा जीते कैसे? हरियाणा कैसे जीते? महाराष्ट्र कैसे यही जीते? बात वही कहते थे जब वहाँ भी, महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी यही बात, लोकसभा में भी यही कहते थे। तो आपके लिए तो यही साहू बात साहब यहाँ भी कह रहे हैं। साहू साहब ठीक है ना आपके लिए, अगर ये यही बात कहते स्थिति है हैं? विपुल, वो स्टेट ऑफ शॉक में है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, इसलिए वो जवाब देते नहीं बन रहे। अगर हम झारखंड की बात करें, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से करें, तो कांग्रेस ने वहां खेल बनाने और बिगाड़ने का काम किया। यानी सरकारें मर्जी के मुताबिक बनाती रही और गिराती रही। वो दूर से बैठ के तमाशा देखने का रोल था कांग्रेस का, जनता बखूबी जानती है। इसलिए अब थोड़ी सी उनको दिक्कत हो रही है राज्य में। उनका ना तो जनाधार बचा है और ना ही आधार। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद ये भी देखेंगे आखिर में इन 14 सालों की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है। खास रिपोर्ट हमने तैयार की, उस पर चर्चा भी करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ पैनलिस्ट और भी जुड़े हैं हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं मुकेश केजरीवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है पुष्पेंद्र कुलशेष जी, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एससी माहेश्वरी जी हमारे साथ है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आनंद कुमार साहू जी हैं बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन उससे पहले चर्चा को और आगे बढ़ाएं, उससे पहले जरा एक खास रिपोर्ट हमने तैयार किया। आखिर में 14 साल झारखंड के जन को हो गया, और अभी भी जो चुनावी रैलियां हो रही हैं, हर पार्टी, हर दल यही कह रहा है कि झारखंड बदहाल है, झारखंड के पास तमाम प्राकृतिक संपदाएं हैं, लेकिन लोग गरीब हैं। आखिर में इन 14 साल की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? ये खास रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात कोई 14 बरस पुरानी है, जब उम्मीदों और आकांक्षाओं के परों पर सवार झारखंड अस्तित्व में आया। कुदरत ने इस जमीन को अपने खजाने से खूब बख्शा, लेकिन नेताओं और व्यवस्था के कुचक्र ने उससे कहीं ज्यादा लूट लिया। संघर्ष के लंबे दौर के बाद जब झारखंड राज्य बना, तो तरक्की और तब्दीली की आसमान छूती संभावनाएं जागी थीं, क्योंकि अब राज्य भी अपना था और उसे चलाने वाले भी अपने वही चेहरे जो खुद झारखंड के नारे से बने थे और लोगों की नजरों में चढ़े थे। राज्य बनने के बाद झारखंड विधानसभा के 2 चुनाव हो चुके हैं, तीसरा अब हो रहा है। नेता नीति के नाम पर, विकास के नाम पर, बदलाव के नाम पर और उन तमाम नामों के नाम पर वोट मांग रहे हैं जिन पर वो मांग सकते हैं।
मांगने वाले चेहरे भी वही हैं जिन्हें झारखंड पहले भी झेल चुका है। राज्य की राजनीति जिन 3-4 चेहरों के इर्द गिर्द घूमती है वो फिर से मैदान मारने का मौका तलाश रहे हैं। नारे बड़े हैं, वादे उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या जनता इन पर भरोसा कर सकती है, और अगर करे भी तो कैसे और क्यों। किसी को एक बार तो कुछ को बार बार मौका मिल चुका है। ऐसे में सवाल लाजमी भी है और जरूरी भी कि जो अब कह रहे हैं वो तब क्यों नहीं किया जब साहब ही सरकार थे। मौका मांगने वाले इन चेहरों के वादे और इरादों का फर्क भी जरा देख लीजिए। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद उसकी बागडोर संभाली बाबूलाल मरांडी ने। मरांडी 852 दिनों तक सीएम रहे। इस दौरान उपलब्धियां तो कई अर्जित की, लेकिन सरकार की स्थानीयता को लेकर मचे बवंडर की भेंट चढ़ा दी। हालांकि बतौर सीएम बाबूलाल ने योजनाएं तो कई शुरू की, लेकिन उनमें से कोई ही शायद अंजाम तक पहुंची हो। मरांडी की सख्ती में ढील के लिए अर्जुन मुंडा को अगला मुख्यमंत्री बनाया गया। मुंडा का यह ढीलापन 2 बार आगे भी मुख्यमंत्री बनने तक कायम रहा। अर्जुन मुंडा को 2000 से ज्यादा दिनों तक बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार चलाने का तजुर्बा हासिल है। 3 अलग अलग कार्यकालों में मुंडा कोई 5.25 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त कुर्सी बचाने की जुगत में ही बीता। कभी जेएमएम के सहारे सरकार चलाई तो कभी डिप्टी सीएम का पद देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई। गिनाने के लिए उनके पास कुछ दाग ही हैं जो इस कवायद के बीच उनके दामन में चस्पा हो गए। झारखंड के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले शिबू सोरेन राज्य के तीसरे सीएम बने। 10 दिन से 152 दिनों तक के कार्यकाल गुरुजी को मिले, लेकिन उनका भी ध्यान सीएम के सिंहासन पर ही ज्यादा रहा। उन आदिवासियों और उन गैर आदिवासियों पर कम जिनके हितों के नाम पर और जिनके लिए उन्होंने अलग झारखंड की लंबी लड़ाई लड़ी थी। सपने पूरे करने की आस में झारखंड ने वो भी किया जिसने राजनीति के जानकारों को चौंका कर रख दिया। निर्दलीय मधु कोड़ा राज्य के चौथे सीएम बने। युवा कोड़ा से झारखंड ने उम्मीदें तो बहुत की, लेकिन बदले में मायूसी ही हाथ लगी। समर्थन की बैसाखी से 709 दिन तक सरकार चलाने वाले कोड़ा के कार्यकाल का जिक्र होने पर जो तस्वीरें सामने आती हैं, उनमें पुलिस से भागता फिरता एक पूर्व सीएम, अखबार की सुर्खियों में भ्रष्टाचार के किस्से और तफ्तीशी डायरी में दर्ज काले कारनामों के सिवा कुछ भी नहीं। जांच एजेंसियों की फेहरिस्त में कोड़ा के नाम पर विदेश में टापू खरीदने का मामला भी शामिल है। झारखंड के ज्यादातर सियासी महारथियों की कोशिश अपने और अपनों के सत्ता के सपनों को पूरा करने के इर्द गिर्द सिमटी ही नजर आती है। इसी का एक नमूना है जेएमएम के सर्वे सर्वा शिबू सोरेन के बेटे हेमंत का पहले राज्य का डिप्टी सीएम और फिर सीएम बनना। गुरुजी ने बीजेपी को समर्थन देकर बेटे को उप मुख्यमंत्री बनवाया, फिर कांग्रेस का समर्थन लिया और बीजेपी की सरकार गिराकर बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। शिबू सोरेन ने अपनी विरासत तो बेटे को सौंप दी, लेकिन इस दौरान उन लोगों के सपने चकनाचूर होते रहे जो गुरुजी में राज्य आंदोलन का हीरो देखते थे। हेमंत के सीएम बनने पर लोगों को लगा था जो काम पिता नहीं कर पाया वो बेटा पूरा करेगा, लेकिन बतौर सीएम हेमंत के 500 से ज्यादा दिनों के कार्यकाल से लोगों को एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी। पहले की मुख्यमंत्रियों की तरह युवा हेमंत भी सत्ता और सरकार बचाने में ही उलझे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन टीवी। चलिए देखिए, आपने हमारी खास रिपोर्ट की। मुख्यमंत्री कोई भी रहा, लेकिन स्थितियां बदलती हुई दिखाई नहीं दी हैं। लोग भी इस समय कंफ्यूज हैं, आखिर में वोट दें तो किसे दें। हर किसी को हर दल जो है वहां पर राज कर चुका है। हर चेहरे को लगभग वो आजमा चुके हैं। लेकिन इस बीच इस चर्चा को और खोलें उससे पहले जरा हमारे साथ विनोद पांडे जी अब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही कि जो बदलाव झारखंड आपसे उम्मीद कर रहा था, पिछले 17-18 महीनों में वो बदलाव लोगों को जमीन पर दिखाई नहीं दिया। नहीं, देखिए, मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था जी। मैं फोन पे हूँ इसलिए सुन रहा था मैं रिपोर्ट। धन्यवाद जी। और हमको लगता है कि आपने जो अंत में जो कंक्लूड किया, हेमंत सोरेन को कार्यकाल को जिस तरह से आपने दिखाया, आपने कहा कि लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। आप देखेंगे कि इस राज्य को बने हुए 14 वर्ष हो गए जी, और इन 14 वर्षों में जी लगभग 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है झारखंड राज्य में जी। उसके बाद और भी लोग मुख्यमंत्री बने, उसमें गुरुजी भी थे, मधु कोड़ा जी भी थे। और जो 14 महीने का कार्यकाल रहा है हमारा,
जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार चली है। जी। हम लोग बार बार इस बात को बोलते हैं कि 14 महीने बनाम 14 साल बनाम 14 महीने। जी। आप इन 14 महीनों में जी जो हम लोगों ने उपलब्धियां हासिल की है, जो हम लोगों ने काम किए हैं, जी, जो इस राज्य की जनता अपेक्षा करती थी झारखंड मुक्ति मोर्चा से, गुरु जी से, हेमंत सोरेन जी से, उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। लेकिन आपने इसको सिरे से नकारा है। अगर आप कहेंगे तो मैं उपलब्धियां बिल्कुल क्या हम लोगों ने काम किए हैं और क्या हम आगे काम करने वाले हैं जी, जिसको लेकर के हम विनोद जी आपने मेरी बात पूरा सुन ले आप जी। जो काम हम लोग किए हैं उसको लेकर के जा रहे हैं, जो हम लोग काम करने वाले हैं उसको लेकर के जा रहे हैं। और आप ध्यान देंगे कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा शायद पहली पार्टी है जिसने काम के बदौलत लोगों के बीच में जाकर के उनसे उनका सहयोग, समर्थन और वोट मांगने का काम किया है। कोई भी पार्टी इस राज्य में अपने काम के बदौलत लोगों के बीच में नहीं जा रही है। लोग एक दूसरे के का बखिया उधेर रहे हैं और हमको लग रहा है कि सपने दिखा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो काम किया है उसके आधार पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप सवाल करें। जी विनोद जी, मैं दो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक बात तो ये कि आपने कहा कि आखिरी टिप्पणी से आप प्रसन्न नहीं थे, उस टिप्पणी प्रसन्न होने की बात नहीं है, मैं उसको सीरियस से नकारता हूँ। सुन लीजिए पूरी बात। मेरा कहना है कि जो झारखंड की बदहाली हुई है 14 साल में, उसमें अर्जुन मुंडा का भी नाम हमने लिया, हमने बाबूलाल मरांडी का भी नाम लिया, हमने मधु कोड़ा का भी जिक्र किया। और जो 14 महीने आपने गुजारे, आपने चाहे कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलाई या बीजेपी के समर्थन से सरकार चलाई, आप सवाल लोगों का ये है कि आप भी शासन में का हिस्सा लंबे समय तक रहे हैं। उसके बावजूद लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि शायद कुछ नया, आप कुछ नई तरह की राजनीति लाएंगे। वो झारखंड में उस तरह का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। नई राजनीति की बात नहीं है, बात बहुत स्पष्ट। और मैं आपको ये बता दूं कि जो 14 महीने का हमारा कार्यकाल रहा है जी, उसमें जो हमने उपलब्धियां हासिल की है वो आपको भी मालूम है और इस राज्य की जनता को भी मालूम है। तो इसलिए हमने कहा कि शायद हम पहली पार्टी हैं इस राज्य में कि जो हमने जो काम किए हैं और जो हम काम करने जा रहे हैं जी, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए आप जनता के बीच में जा रहे हैं विनोद जी। में 10 साल तक इस राज्य का बागडोर उसके हाथ में रहा, लेकिन वो एक भी उपलब्धि बताने को तैयार नहीं है। कभी मोदी के नाम पे, कभी राजनाथ के नाम पे, कभी गडकरी के नाम पे। तो इस तरह की बातें हो रही हैं इस राज्य में और लोगों को सपने दिखा करके और लोग उनका वोट लेना चाहते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विनोद जी सुन लीजिए, उसके आधार पे आपसे सहयोग मांगेंगे। चले विनोद जी, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि अगर आप कार्यक्रम अगर आपने देखा हो शुरू से, तो बीजेपी को हम पहले ही इस बात के लिए काफी ग्रिल कर चुके हैं। कार्यक्रम देखा नहीं मैंने। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि काफी ग्रिल बीजेपी को किया गया। अब सवाल आता है आपके ऊपर, जब लोग कहते हैं आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी हैं, जहां आपको सत्ता अगर मिल रही है तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, फिर कोई नया विकल्प आप तलाशेंगे, एनसीपी हो, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। हमने, आप देखिए, सत्ता की बात नहीं है, हमने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी है। एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड अलग राज्य हुआ। माननीय गुरुजी के नेतृत्व में लगभग 40-45 वर्षों तक संघर्ष जारी रहा और जब यह राज्य बना उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। और हम हमेशा से चाहते हैं कि जब हम राज्य को हमने बनाया है तो इसको संवारने का काम भी हम ही करेंगे, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी। और जो राजनीतिक स्थिति इस राज्य में है, जो संख्या बल है, उसके आधार पे यहाँ राजनीति होती है। अगर नंबर नहीं आए तो अब की बार किस पार्टी का सहारा लेंगे आप? तो हमने काम करके दिखाया। किसको सहारा देंगे विनोद जी? किसको, अगर नंबर नहीं आए तो किसको सहारा देंगे या किससे सहारा लेंगे? नहीं, सहारा लेने की बात नहीं है। इस राज्य में आप पहली पार्टी है जो 81 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमको लगता है कि जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का समर्थन लोगों का मिल रहा है, हम अपने बलबूते इस राज्य में सरकार बनाएंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। और ये पूरा विश्वास ही नहीं, हम इसको दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बलबूते पर इस राज्य में सरकार बनाएगी और सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे।
पुष्पेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी आपके साथ कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप सरकार में 14 महीने तक शामिल थे, ये क्या वजह हुई कि आपने कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू को निकाल बाहर किया? इसकी क्या खास वजह है? नहीं, हमने नहीं निकाला। देखिए, जब इस राज्य में चुनाव की घोषणा हो गई तो हमारा प्रयास था कि हम जो लोग भी, जो दल हम लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं, वो सारे लोग एक साथ एक मंच पे आए, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बनी और माननीय गुरु जी ने यह ऐलान कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 81 विधानसभा सीट पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सभी दल अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और आज ऐसी स्थिति है इस राज्य में कि भारतीय जनता पार्टी को कभी प्रधानमंत्री को, कभी गृह मंत्री को और बहुत से नेता, मतलब एकमात्र हेमंत सोरेन जी और शिबू सोरेन जी को घेरने के लिए भरोसा नहीं देश है। के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर विनोद जी बीजेपी कह रही है कि आप बिकाऊ पार्टी हैं, कुछ होने वाला नहीं है। अब विनोद जी को दरअसल में क्या है ना कि वो हमेशा खरीद फरोख्त की बात करती है और इन वर्गों का वो सहयोग करती है, इन वर्गों से वो सहयोग लेती है। चले विनोद जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और हमारे साथ मुकेश केजरीवाल जी भी हैं, अब तक उनसे बातचीत नहीं हुई है, उनसे भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। बात यह कि आखिर में जो तमाम पार्टियां कह रही हैं कि झारखंड की हालत, झारखंड की स्थिति बद से बदतर है, लोग यहां पर जो आदिवासी समुदाय है उसकी हालत बहुत खराब है, आखिर में 14 साल हो गए, उसके लिए जिम्मेदार है कौन? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अब मुकेश केजरीवाल जी आपसे जानना चाहेंगे, जो ये स्थिति देखने को मिली, आप देर से जुड़े, आपने सिर्फ जेएमएम को सुना, बीजेपी का कार्यकाल आपने देखा, क्या कुछ आप इस स्थिति के लिए किसको जिम्मेदार ज्यादा मानते हैं? क्या कुछ स्थिति जो इस समय बनी हुई है, तमाम पार्टियां वोट के लिए तमाम वादे कर रही हैं, फिर से वादे कर रही हैं, आप झारखंड के भविष्य को और झारखंड के पास्ट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ चीजें तो सभी जानते हैं कि 14 साल में अगर आज हम हिसाब लगाते हैं तो सबसे पहली जिम्मेवारी तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पे होगी। भले वो आज कहे कि हम नए सिरे से स्पष्ट और पूर्ण जनादेश वाली सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी अगर पूर्ण बहुमत के बिना जो सरकारें बनती है उनको कुछ भी करने की छूट है, तो फिर तो यूपीए ने जो सेंटर में किया उसके लिए आप कभी उसको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। पूर्ण बहुमत था नहीं था ये अलग बात है, आप शासन में थे, सत्ता में थे, मुख्यमंत्री आपके रहे, और ये भी देखिए कि किन लोगों को आपने बनाया। क्या आज आप उन लोगों पे विश्वास करने को भी तैयार नहीं है? आपके पास क्या अपने पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति नहीं है जिनके, मैंने देखा वहां पे रैलियां हो रही हैं, 5-5 कैंडिडेट एक रैली में मौजूद होते हैं और एक का भी नाम आप जिस कैंडिडेट के एरिया में कर रहे हैं, पूरे मैदान में आप 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम करते हैं, बहुत बड़ा मंच बनाते हैं और पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन एक जगह भी नाम आप स्थानीय उम्मीदवार का, स्थानीय नेतृत्व का, स्थानीय जो जिन लोगों ने आजादी की, चलिए ठीक है आज आप वहां के उम्मीदवारों की, राज्य के नेतृत्व की भी चर्चा मत कीजिए, लेकिन जिन लोगों ने राज्य के लिए या भारत की आजादी के लिए वहां पे तमाम आदिवासी नेता हैं, या जिन लोगों ने भी अभी तक वहां के हीरोज हैं, उनको भी आप कभी नहीं पूछते। सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनके अलावा अगर आपको कोई दिखाई देता है तो आपके पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। अब पता नहीं झारखंड में कितने लोग अमित शाह को जानते हैं। तो क्या बात है, आप पुराना इतिहास सारा इरेज करके एक नया कुछ रचने के लिए कितनी बड़ी तैयारी? एक और सवाल, क्योंकि आप झारखंड में भी काफी लंबा समय गुजार कर, मैं एक और सवाल कर लूं उसके बाद आप एक छोटा सा सवाल कर लीजिए सर। साहू जी आप जवाब दीजिएगा, छोटा सा सवाल कर लीजिए साहू जी, छोटा सा सवाल कर लीजिए। सवाल ये, क्या वाकई में जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है, क्या लोगों के बीच में जो बात आप कह रहे हैं वो मुद्दा है, या फिर ये सिर्फ जो विपक्षी पार्टियां या तमाम जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं वो ये मुद्दा उठा रही हैं? लोगों के बीच में ये मुद्दा कितना बड़ा है?
बहुत सही, बहुत बिल्कुल सही। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पहले मैं केजरीवाल जी जवाब दूंगा। जी, उन्होंने मुझसे सवाल किया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोल लूं। मैंने वहां पे देखा कि मैं जो कह रहा हूं वो एक नजरिया है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा वो हकीकत का है। तो वो वास्तविकता ये है कि वहां पे मैं एक छोटी सी जगह है चंदवा, लातेहार जिले में, वो जिला मुख्यालय भी नहीं है, वहां पे एक रैली होती है, वहां पे आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा था। वहां पे एक बड़ा मैदान भी नहीं है जहां पे 1 लाख लोग जमा हो सके। प्राइवेट पार्टीज से एक जगह एक्वायर करके किराए पे लेके और वो मैदान तैयार किया जाता है। वहां पे 1 लाख से लगभग 1 लाख लोग उमड़ते हैं। तो लोगों में, मैं इस बात को, इस हकीकत को इनकार भी नहीं करना चाहिए, हम लोग पत्रकार हैं, हकीकत को जो देखते हैं वो यही है कि अभी भी लोगों में ये विश्वास है कि मोदी जी पता नहीं कुछ कर रहे हैं। मैंने वहां पे बहुत अंदरूनी इलाकों में जाके, ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में भी जाके लोगों से पूछा, तो वो जो बनाई गई छवि है वो बनी हुई है, अभी भी बरकरार है। और बहुत अंदर तक ये बात है कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं। मैंने कई लोगों से पूछा भी कर क्या रहे हैं, कुछ है आपको? तो बहुत तरह तरह के बहुत दिलचस्प अंदाज में उन्होंने जवाब, कुछ ने कहा कि हाँ सफाई कर रहे हैं। अब झारखंड में उस आदिवासी इलाके में क्या सफाई हुई ये पता नहीं, लेकिन लोगों को ये बताया जा रहा है और उनको ये पता भी है कि कुछ हो रहा है, मोदी जी कुछ कर रहे हैं, 1-1 लाख लोग पहुंच रहे हैं। साहू जी अब आप जवाब दीजिए कि क्या जो लोकल, आप बताइए। बहुत बढ़िया आपने कहा कि ये जो सच्चाई है उसको नकारा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार की हालात बनी है वहां पर, और उसमें कहीं ना कहीं एक आशा की किरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर्तृत्व, वक्तृत्व जो भी है सबके आधार पर उन्होंने, क्योंकि आज देखिए सोनिया गांधी जी के नाम पर कोई वोट नहीं देना चाहता, सुबोध कांत साहा जी के नाम पर कोई वोट नहीं दे, मधु कोड़ा जी के नाम पर कोई वोट नहीं दे, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के नाम पर कोई वोट नहीं देना, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम पर निश्चित रूप से सवाल उनका जो था कि एक चेहरे को कितनी बार घुमाया जाएगा। आप झारखंड राज्य में से उनको देखिए, सच्चाई को चीखने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। जो सच्चाई होती है ना वो बहुत आसानी से भी कह सकते हैं। तो क्या झारखंड में, आपने अश्विनी जी, झारखंड में क्या प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है? क्या नरेंद्र मोदी वहां पे सरकार चलाएंगे? आपके पास एक व्यक्ति भी नहीं है। अगर पूछ रहे हैं तो मेरा नाम आनंद साहू है जी, अश्विनी जी कोई और है। तो अगर अश्विनी जी चले भी गए हैं तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी देश का राजा अगर सही होता है तो उसका मंत्री भी सही होता है, मुख्यमंत्री भी सही होता है और नागरिक भी सही होता है। जब राजा ही चोर हो जाए तो उसका प्रजा क्या है और उसका मंत्री क्या है और मुख्यमंत्री चले जब हमारे राजा जो कह रहे हैं, उपेंद्र जी से पूछते हैं, अब समय बचाओ, कम बचा हुआ है। उपेंद्र जी पहला सवाल आपसे, क्या लोगों के बीच में मुद्दा वहां पर है क्या? अभी उस इलाके को बहुत गहराई से जानते हैं, क्या वहां पर मुद्दे हैं जिस पर जब लोग वोट डालने जाएंगे उनके दिमाग में चल क्या रहा होगा? 10 साल बीजेपी का शासन, 14 महीने जेएम का शासन, क्या होगा? साहू जी आपको पूरा समय मिला सर। उपेंद्र जी देखिए, अभी वहाँ जो चुनाव हो रहा है जी, कोई उत्साह का माहौल नहीं है। जो भीड़ भी जुट रही है ना, आपके जो जय जयकार जो हो रहा है मोदी जी की सभाओं में और दूसरों की सभाओं में, उस जय जयकार के पीछे हाहाकार छिपा हुआ है वहाँ के लोगों में। बहुत ही मायूसी का माहौल है। पूरा झारखंड है उसमें डिमोलाइजेशन का माहौल है। मतलब बिहार का जब से विभाजन हुआ, विभाजन होकर अलग एग्जिस्टेंस में आया है, तो हम लोग को लग रहा था कि तो स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि सारे पैसे थे झारखंड के और वे पूरे बिहार के लोग उसका फायदा उठाते थे, हमें कुछ नहीं मिलता था। और हो गया बिल्कुल उल्टा, बिहार का ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया, बिहार में ज्यादा सड़कें बनी, बिहार में बिजली की अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। मतलब है कि सभी मायने में बिहार है जो उससे बहुत ज्यादा तरक्की किया और वह लगातार नीचे चला गया। बल्कि बहुत साल तो शायद अभी भी कुछ दफ्तरों में का जो कागज होता है ना, उसमें बिहार का लिखा हुआ होगा। ये जो निराशाजनक मैं गया था वहाँ, कॉरेस्पोंडेंट का, एक्रेडिशन का जो फॉर्म होता है वो बिहार सरकार का था। ये जो क्या बोलते हैं, जो उम्मीद क्या दिखाई दे रही है? मैं बता रहा हूँ हेमंत सोरेन या जो जन्म तिथि का जो जारी किया जाता है ना, वो बिहार सरकार का छपा हुआ है। हम क्या मतलब है, राज्य को बने हुए 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, अभी तक बिहार वाला कागज वही चल रहा है। तो इतनी खराब स्थिति है, इतना वहाँ के लोगों में निराशा है। उम्मीद हेमंत सोरेन में दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी में दिखाई देती है। अभी तो खैर लौट कर आए हैं केजरीवाल जी, वो ज्यादा समझते हैं और मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि नरेंद्र मोदी का जो एक तो है, नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में मोह है, उनके प्रति लोगों में विश्वास है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी। क्लोजिंग रिमार्क पुष्पेंद्र जी आपकी तरफ से बहुत संक्षिप्त में। देखिए
मुझे लगता है कि अभी जो 2 तारीख को चुनाव होना है उसमें 18 मेरा ख्याल है कि 20 सीटें हैं जी। और मैंने कल भी बात बताई थी और आज फिर कह रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर खासतौर से जो 20 सीटें हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से 18 में से 8 सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 2 तारीख की पोलिंग में जबरदस्त जिसे कहना चाहिए मेहनत करनी होगी। सबसे कम सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की हैं, मात्र 2 सीटें उन 20 सीटों में से हैं। तो उनका सब कुछ अगर वो खो नहीं सकते तो पाने की सारी कोशिश होगी। लेकिन मैं एक लार्जर बात कहना चाह रहा हूं जिसमें केजरीवाल साहब ने भी बात कही, साहू साहब ने। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी लगातार एक बात लोगों को बता रहे हैं कि 30 साल के बाद कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सिर्फ जम्मू कश्मीर में लेते हैं जब वो कहते हैं कि उनकी पहल जो की थी मैं उससे आगे बढ़ाऊंगा। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी माजी की पार्टियों से अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो भारतीय जनता पार्टी थी वो अलग थी, अडवाणी की पार्टी बिल्कुल अलग थी। मोदी उन तब से अपना नाता छोड़ करके कहते हैं कि मैं हूं और ये मेरी पार्टी है, मुझ पे यकीन करें। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसको वो भुलाना चाहते हैं और बार बार अपने भाषणों में इसका एहसास भी करा। महेश्वरी जी 10 सेकंड में आप अपनी पार्टी का पक्ष रख दीजिए सर, बहुत संक्षेप। जो ये आप बात कह रहे हैं जी, जो 6 महीने में ये एक्सपोज हो चुकी है गवर्नमेंट जी। ये झारखंड की बात कीजिए सर, झारखंड की बात कीजिए, वहां आपकी सरकार है। झारखंड में तो आप मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, अभी केंद्र की बात छोड़िए आप। झारखंड में हमने स्टेबल गवर्नमेंट दी है जी, और वहाँ की जनता जी, तो उसके नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे आप? सरकार को आप नहीं मांग रहे। आज सोनिया जी की रैली हुई है, कितनी जबरदस्त। उन्होंने जेएमएम आपके ऊपर हमला कर रहा है। आप सरकार की जो अच्छाइयां हैं वो उस तरीके से गिना नहीं पा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्रिटिसाइज करें या अप्रिशिएट करें इसको। चले फिलहाल जो है कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया। महेश्वरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद साहू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, मुकेश केजरीवाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पेंद्र जी आप जुड़े कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी स्थिति काफ़ी पेचीदा है। जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है, जैसे जैसे अब दूसरे चरण का चुनाव नज़दीक आ रहा है, अभी भी तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी काफिला आगे बढ़ेगा हम आपको हर पल की जानकारी देते रहेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।